हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या फंक्शन होता है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। द ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ बीन लिमिटिंग द रोल ऑफ फाइनेंस टू रेजिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग of funds needed by the company to meet their financial needs। वित्तीय प्रबंधन का पारंपरिक कार्य वित्त की भूमिका को कंपनी की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और आवश्यक धन जुटाने और प्रबंधित करने तक सीमित कर दिया जाता है। इसे मोटे तौर पर शामिल है, मतलब इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि फर्स्ट है आपका अरेंजमेंट ऑफ फंड्स थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू फंड का अरेंजमेंट करना। दूसरा है आपका अरेंजमेंट ऑफ फंड थ्रू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वित्तीय प्रतिभूतियों के द्वारा फाइनेंस का वित्त का अरेंजमेंट करना। तीसरा है आपका लुकिंग आफ्टर द लीगल एंड अकाउंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन अ कॉरपोरेशन एंड इट्स सोर्स ऑफ फंड, यानी कि जो कॉरपोरेशन है और उसके जो सोर्स ऑफ फंड है उन दोनों के बीच अकाउंटिंग और लीगल रिलेशनशिप देखना। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स बिटवीन ओनर्स एंड बोरो फंड्स। इट रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट, यानी कि पूंजी संरचना का तात्पर्य मालिकों और उधार ली गई धनराशि के बीच मिश्रण से है। यह इक्विटी और ऋण के अनुपात का प्रतिनिधित्व भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क, व्हाई डज इट अराइज। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है और ये क्यों अराइज होता है, क्यों उत्पन्न होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका इट रेफर्स टू द रिस्क ऑफ कंपनी नॉट बीइंग एबल टू कवर इट्स फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। द हाई लेवल ऑफ रिस्क आर अटैच्ड टू हायर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, यानी कि फाइनेंशियल रिस्क जो होता है वो रिस्क होते हैं जिसको कंपनी के द्वारा कवर नहीं किया जा सकता है, कंपनी जो है वो इसको कवर करने में एबल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन थ्री ब्रॉड फाइनेंशियल डिसीजन, व्हाट आर दीज। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो तीन ब्रॉड डिसीजन पे बेस्ड होता है, और वो तीन ब्रॉड डिसीजन क्या होते हैं, तो सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद ऑल द सॉल्यूशन ऑफ थ्री मेजर इशू रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑफ द फर्म corresponding to the three question of investment, financing and dividend decision। The finance function therefore is concerned with the three broad decisions which are called as follow, यानी कि वित्तीय प्रबंध एक फर्म के वित्तीय संचालन से संबंधित तीन प्रमुख मुद्दों के समाधान से संबंधित है, जो निवेश, वित्त पोषण और लाभांश निर्णय के तीन प्रश्नों के अनुरूप है। वित्तीय संदर्भ में इसका अर्थ सर्वोत्तम वित्त पोषण विकल्प या सर्वोत्तम निवेश विकल्प का चयन करना होता है। तो इसमें जो फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं उसमें मेन तीन डिसीजन होते हैं, जिसमें पहला है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा है डिविडेंड डिसीजन। सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में बात करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, इसमें क्या है आपका द इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेटेड टू हाउ द फॉर्म्स फंड आर इन्वेस्ट इन डिफरेंट एसेट, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है उसमें हम इस चीज़ का निर्णय लेते हैं कि जो भी फर्म की एसेट है या फिर जो भी फंड का फंड है उसको हम किस जगह डिफरेंट डिफरेंट एसेट में उसको इन्वेस्ट करें ताकि उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है निवेश निर्णय इस बात से संबंधित है कि फर्म के फंड को विभिन्न परिसंपत्तियों में कैसे निवेशित किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है कि फाइनेंस कहाँ पे लाना है और कहाँ पे उसको लगाना है। देख लेते हैं इसको भी। दिस डिसीजन इज अबाउट द क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज्ड फ्रॉम द वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन टू वेरियस अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यानी कि यह निर्णय विभिन्न दीर्घकालिक सोर्सों और अल्पकालिक स्रोतों से जुटाए जाने वाले वित्त की मात्रा के बारे में है। इसमें वित्त के विभिन्न उपलब्ध स्रोतों की पहचान शामिल होती है। नेक्स्ट है आपका डिविडेंड डिसीजन। दिस डिसीजन रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड इज दैट proportion of profit which is distributed to shareholders, and decision involved here is how much of the profit earned by the company into the distributed to the shareholders and how much of it should be rent, written in the business for meeting investment requirement।
यानी कि जो डिविडेंड डिसीजन है इसमें ये फैसला लिया जाता है कि जो लाभांश वितरण से जुड़ा होता है। लाभांश का लाभांश जो है वो लाभ का वो हिस्सा है जो शेयरधारकों को वितरित किया जाता है, और यहाँ पे ये भी निर्णय लिया जाता है कि कितना शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना लाभ का जो हिस्सा है वो रिटर्न अर्निंग के रूप में नेक्स्ट ईयर के इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग द फाइनेंशियल फॉर्चून ऑफ द बिजनेस। डू यू एग्री? व्हाट व्हाट और व्हाई नॉट? तो इसका आंसर हो जाएगा, द इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। A long-term investment decision is also called a capital busting decision. It is involved committing the finance on a long-term basis. Example, making investment in a new machine to replace an existing one, or require a new fixed asset, or opening a new branch, etc. These decisions are very crucial for any business. Ones must be taken by those who understand them comprehensively. A bad capital busting decision normally has to capacity to severely damage the financial fortune of a business. निवेश का निर्णय दीर्घकालिक या अल्पकालिक हो सकता है। दीर्घकालिक निवेश निर्णय को पूंजी बजटिंग निर्णय भी कहा जाता है। इसमें दीर्घकालिक आधार पर वित्त शामिल करना है। उदाहरण के लिए किसी मौजूदा मशीन को बदलने के लिए नई मशीन के निवेश करना, या नई अचल संपत्ति प्राप्त करना, या नई शाखा खोलना आदि। ये निर्णय किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द टर्म ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, व्हाई, व्हेन एंड हाउ इट कैन यूज बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर हो जाएगा आपका, trading on equity refers to the increase in profit earned by the equity shareholder due to presence of fixed financial charges. When the rate of earning or investment on return on investment of a company is higher than the rate of investment on borrow fund, only then a company should opt for trading on equity. Let us consider the following example. It should be clear from the above example that the shareholders of a company X have a higher rate of return than Y due to loan component in total capital of the company. यानी हम कह सकते हैं कि जो इक्विटी पर ट्रेडिंग का तात्पर्य है निश्चित वित्तीय शुल्कों में उपस्थिति का इक्विटी शेयर धारकों द्वारा अर्जित लाभ में वृद्धि से है। जब किसी कंपनी की कमाई दर निवेश दर पे होता है तो मतलब कह सकते हैं कि जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है वो आरओआई से ज़्यादा होना आरओआई से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द rate that must be earned in order to satisfy the required rate of return of firm's investors. It can also be defined as the rate of return on investment at which the price of the firm equities shares will remain unchanged. पूंजी की लागत वह दर है जिसे फर्म के निवेशकों के रिटर्न की आवश्यक दर को पूरा करने के लिए अर्जित किया जाना चाहिए। इसे निवेश पर रिटर्न के दर के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, जिस पर किसी फर्म के इक्विटी शेयर की कीमत अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्यूचर कॉस्ट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट। फ्यूचर कॉस्ट ऑफ कैपिटल refers to the expected cost of fund to be raised to finance a project. It constructs historical cost represents cost incurred in the past of acquiring funds. In financial decision, future cost of the capital is relatively more relevant and significant. Expected earning from the project with expected cost of the fund finance of the project. पूंजी की भविष्य की लागत किसी परियोजना के वित्त पोषण के लिए जुटाई जाने वाली धनराशि की अपेक्षित लागत को संदर्भित करती है। इसमें विपरीत ऐतिहासिक लागत फंड प्राप्त करने के अतीत में की गई लागत का प्रतिनिधित्व करती है। वित्तीय निर्णयों में पूंजी की भविष्य की लागत अपेक्षाकृत अधिक प्रासंगिक है और महत्वपूर्ण है। परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए धन की अपेक्षित लागत के साथ परियोजना से अपेक्षित आय, इसी प्रकार वित्तीय निर्णय लेते समय वित्त प्रबंधन का प्रयास न्यूनतम करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंपोनेंट कॉस्ट एंड कंपोजिट कॉस्ट। तो देख लेते हैं कि क्या होता है कंपोनेंट कॉस्ट एंड कंपोजिट कॉस्ट। अ कंपनी में contemplate
To raise desired amount of funds by means to different sources including debenture, preference stock and common stock. एक कंपनी डिवेंचर पसंदीदा स्टॉक और सामान्य स्टॉक सहित विभिन्न स्रोतों के माध्यम से वांछित राशि जुटाने पर विचार करती है तो उसे हम कंपोनेंट कॉस्ट कहते हैं। स्रोत निधि के घटकों पर निर्माण करते हैं। फंड के इन घटकों में से प्रत्येक कंपनी की लागत शामिल होती है। निधियों के प्रत्येक घटक की लागत को पूंजी घटक या विशिष्ट लागत के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? तो एवरेज कॉस्ट रिप्रेजेंट द वेटेज एवरेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फंड employed by the enterprise, the weight being the relatively share of each sources. Fund is the capital structure. Marginal cost of the capital by contrast refers to the incremental cost associated with the new funds raised by the firm. Average cost is the average of the component marginal cost, while the marginal cost is the specific concept used to comprise additional cost of raising new funds. It financial decision, the marginal cost concept of the most significant. यानी कह सकते हैं कि जो औसत कास्ट के धन के प्रत्येक सोर्स की लागत के भारित औसत का प्रतिनिधित्व करता है। उद्यम द्वारा नियोजित भार प्रत्येक स्रोत का सापेक्ष हिस्सा है। प्रति व्यक्ति निधि संरचना इसके विपरीत पूंजी की सीमांत लागत फर्म द्वारा जुटाए गए नए फंड से जुड़ी वृद्धिशील लागत से संदर्भित करती है। औसत लागत घटक सीमांत लागत का औसत है, जबकि सीमांत लागत एक विशिष्ट अवधारणा है जिसका उपयोग नए फंड जुटाने के अतिरिक्त लागत को शामिल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इट इज द इंडिविजुअल बिहेव्स rationally then he would not adequate money in hand today with the same value of year from now. In fact, he would prefer the receive today than receive after 1 year. The reasons cited by him for preferring the have to money today include: फर्स्ट है आपका अनसर्टेनिटी टू रिसीविंग द मनी लेटर, सेकेंड प्रेफरेंस ऑफ कंजप्शन टुडे, थर्ड लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, फोर्थ लॉस ऑफ वैल्यू बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। यदि कोई व्यक्ति तर्कसंगत व्यवहार करता है तो वह आज हाथ में आए पैसे को अब से एक वर्ष बाद भी मूल्य के बराबर नहीं करेगा। वास्तव में यह एक वर्ष के बाद प्राप्त करने की अपेक्षा आज प्राप्त करना अधिक पसंद करेगा। आज पैसा रखने को प्राथमिकता देने के लिए उन्होंने जो कारण बताया उसमें शामिल है: पहला, पैसा बाद में पैसा मिलने की अनिश्चितता, दूसरा आज उपभोग की प्राथमिकता, और तीसरा निवेश के अवसरों की हानि, और चौथा मुद्रास्फीति के कारण मूल्य में हानि। तो उसके बाद कह रहा है इफ एन इंडिविजुअल बिहेव्स रैशनली देन नॉट adequate money is hand today with the same value of year from now. In fact, he would prefer to receive today than receive after 1 year. यही बात वहाँ पे कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति तर्कसंगत व्यवहार करता है तो आज हाथ में आए पैसे को अब से वो एक साल बाद मूल्य के बराबर नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइप्स ऑफ डेब्ट सिक्योरिटी। डेब्ट सिक्योरिटी के कितने टाइप्स होते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में कई सारी तरह की डेब्ट सिक्योरिटी अवेलेबल होती है। द रेंज इंक्लूड गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिवेंचर, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स एक्सेट्रा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट इज वन ऑफ द बिगर बोरोवर फ्रॉम द कैपिटल and money market. We have already taken to look at the money market security offered by the government as also the scheme run by it through the post office. बाजार में कई प्रकार की ऋण प्रतिभूतियां उपलब्ध हैं। रेंज में शामिल हैं सरकारी प्रतिभूतियां, डिवेंचर, गहरी छूट वाली बॉन्ड और शून्य कूपन बॉन्ड आदि। सरकारी प्रतिभूतियां सरकार और मुद्रा बाजार में सबसे बड़े कर्जदार में से एक हैं। हमने पहले ही सरकार द्वारा दी जाने वाली मुद्रा बाजार प्रतिभूतियों और डाकघर के माध्यम से चलाई जाने वाली योजनाओं पर एक नज़र डाल ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नॉन कन्वेंशनल डिवेंचर। एनसीडीज क्या होते हैं? तो इसकी बात कर लेते हैं। एनसीडी आर द प्लान डिवेंचर सिक्योरिटी इशूड बाय द कॉर्पोरेशन। दे आर नॉर्मली मीडियम टर्म इन नेचर, maturing between 1 to 8 years and generally have a repayment schedule started over 2 and 3 years. एनसीडी निगमों द्वारा जारी की गई सादी डिवेंचर प्रतिभूतियां हैं। वे आमतौर पर मध्यम अवधि के होते हैं। ये 1 साल से 8 साल के बीच में परिपक्व होते हैं और आमतौर पर इनका पुनर्भुगतान कार्यक्रम 2 से 3 साल में अलग अलग होता है।
तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। हैव अ गुड डे।